नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शाही चोल साम्राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इन शासकों से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चोल साम्राज्य के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह डाउनलोड कर ले इस ऐप को, जो है गूगल प्ले स्टोर से, और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। हमारे इस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। जो स्टूडेंट्स रुचि ले रहे हैं वह जरूर यहाँ से लाभ ले सकते हैं। कोर्स की मैं बात करूं तो इतिहास एक समग्र अध्ययन, यह कोर्स आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की जाएगी। इस कोर्स की फीस मात्र 1199 रुपए है और जो स्टूडेंट्स वन टाइम पेमेंट करता है वह सिर्फ 999 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर सकता है। चलिए हम लोग जो है अब महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करें। पिछली क्लास में तो हमने आपको चोलों के उन भौगोलिक क्षेत्र को बताया। इसके साथ ही साथ शाही चोल साम्राज्य के अभ्युदय में किनका योगदान रहा, इसके बारे में भी बात की। शाही चोल साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं, क्या सोर्स हैं, उन पर हम लोगों ने परिचर्चा की। और अब हम उन्हीं स्रोतों के आधार पर शाही चोल राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करेंगे। हमारा यह क्लास कम से कम 3 से 4 पार्ट में होने वाला है। आज शाही चोल साम्राज्य का सेकंड पार्ट आपके बीच में है, इसके बाद एक और पार्ट, और उसके बाद प्रशासनिक और जो है चोलों का प्रशासन, इन सब पर डिटेल में बात हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कुछ चोल प्रमुख चोल शासक का नाम दिया गया है, जिनमें से हम अधिकांश के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे विजयालय, इसके बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इसके बाद राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। इसके बाद यहाँ पर फिर चोल चालुक्य वंश की परंपरा शुरू हो जाती है, जिनमें आप देखेंगे विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय जैसे शासकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऊपर यहाँ पर कुलोत्तुंग प्रथम भी दिया हुआ है। तो इस तरह से इन शासकों के बारे में बात करेंगे। हालांकि इनमें से 3 से 4 शासक ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, बाकी से प्रश्न न के बराबर बनते हैं, लेकिन इनके प्रशासन से प्रश्न लगातार परीक्षा में बनते ही बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिन पर आज हम लोग पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः हम उन विद्यार्थियों को जो पिछली क्लास को नहीं कर पाए थे उनको याद दिला दें कि जो चोलों का साम्राज्य था वह पूरे तमिल क्षेत्र में फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था भाई? तमिल क्षेत्र में। और हमारे जो विद्यार्थी लगातार क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि हमने ये बता दिया था कि तमिल क्षेत्र, ये पूरा का पूरा तमिल क्षेत्र है और वह अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस तमिल क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का कुछ भाग आप यहां पर देख सकते हैं। ये पूरा बेल्ट तमिल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर नदी घाटियों के बीच देखा जाए तो कृष्णा नदी से लेकर के, और आप यहां पर देखेंगे कावेरी नदी तक के बीच का जो भूभाग है वह शाही चोल साम्राज्य के शासनकाल के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये महत्वपूर्ण फैक्ट अभी जो सामान्य पिछली बार हमने पर चर्चा की थी। अब हम इन शासकों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं हर बार आपको बताया था कि हर टॉपिक की अपनी एक अलग विशेषता होती है। शाही चोल साम्राज्य में जो भी राजवंश हैं उनमें से अधिकांश शासकों ने, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हैं। उन उपाधियों से प्रश्न बनता है मैच करने के लिए कि किस शासक की कौन सी उपाधि थी, तो आपको उसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मैं चोलों की शासन प्रशासन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि चोल जो थे वह किसके सामंत थे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था चोल किसके सामंत थे। जी हाँ, चोल पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैं एक बार दोबारा से यहां पर आपको इंडिकेट करते हुए चलता हूं ताकि आप समझ जाएं, फिर इसके बाद मत बोलिएगा। यहां देखिए, आपको पता है कि एक राजवंश यहां पर होगा जिसको हम लोग पल्लव राजवंश बोलते हैं। ठीक है, एक राजवंश ठीक उसके नीचे होगा। हम एक क्रम से आपके बीच में इसको लेकर के चल रहे हैं। इसको चालुक्य बोलते हैं। एक राजवंश यहां होगा जिसको चोल वंश बोलते हैं। एक राजवंश यहां होगा, पॉइंट आउट कर लीजिए, पांड्य। और इसके बाद फिर यहां पर गंग और केरल, इन सब के। देखिए हुआ क्या, ये जो पल्लव शासक थे, है ना, इनके सामंत हुआ करते थे चोल। तो जब पल्लवों का पतन प्रारंभ हो गया, इनका पतन प्रारंभ हो गया पल्लवों का, तो इनके ध्वंसावशेष पहले, तो जब इनका पतन प्रारंभ हुआ तो ये जो चोल शासक हैं ये अपने आप को क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए। क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए। और इनके ध्वंसावशेष पर आप देखेंगे कि चालुक्यों का अभ्युदय हुआ, एक यहां और एक दूसरा, यानी कि दो चालुक्य राज्य का अभ्युदय होगा, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। हम लोग आगे की कक्षा कार्यक्रम में पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में। तो बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य आप देखेंगे पल्लवों के ध्वंसावशेष पर बने, और यहां पर आप देखेंगे कि इनके सामंत रहे चोल स्वतंत्र हो गए। तो इस तरह से ये स्थिति रही। इसके बाद इन चोलों ने इस पूरे परिक्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कालांतर में चोल साम्राज्य की नींव डाल दी। इसकी चोल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो यहां पर आप देखेंगे, और ये जो चोल साम्राज्य, एक बार और मैं आपको बता दूं, इन चोलों का इतिहास एक बार और आप देख चुके हैं संगम काल में। याद करिए, संगम काल में हमने चोल, चेर, पांड्य, इन तीन महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में बात की थी। और ये वही राजवंश हैं जो दोबारा से 9वीं शताब्दी में इनका अभ्युदय हो जाता है। तो जब कभी चोल साम्राज्य की बात आए तो आप समझ जाइए कि 9वीं शताब्दी के चोलों की बात की जा रही है, 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की बात की जा रही है। तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे। अब 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य, जिसका संस्थापक कौन था, जिसका संस्थापक विजयालय था। कौन था, विजयालय। ध्यान देना, विजयालय इसका संस्थापक था दोबारा से, यानी कि द्वितीय चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयालय संस्थापक था। ठीक है, चलिए कहानी विजयालय से हम आपको पढ़ाते हैं। विजयालय, आप लोग डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। चलिए विजयालय के बारे में तीन चार बातें पहले लिख लीजिए। संस्थापक, ठीक है, संस्थापक द्वितीय चोल साम्राज्य का। यहां पर इस पॉइंट को भी आप लोग लिखेंगे, द्वितीय चोल साम्राज्य का संस्थापक, द्वितीय चोल साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, इनका शासनकाल 850 ईस्वी से लेकर के 871 ईस्वी तक। देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप याद कर लेंगे तो याद कर सकते हैं। तो 850 से 871 ईस्वी के मध्य रहा। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना पर परिचर्चा करें, उससे पहले उपाधि की बात करें। और ये जो उपाधि वाला पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विजयालय ने जो उपाधि धारण की थी वह पर केसरी की उपाधि धारण की थी। पर केसरी की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की भाई,
पर केसरी की उपाधि धारण की, इसको याद कर लो। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए चोल साम्राज्य से जो चोलों का ये राजवंश है, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, जो वर्णनात्मक प्रश्न बनता है, वह चोलकालीन प्रशासन से बनता है। तो जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, जो स्टेट बीसीएस के विद्यार्थी हैं, वो चोलकालीन प्रशासन पर विशेष ध्यान देंगे, लेकिन जो अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इससे इतर हटके, उनके लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। स्टेट बीसीएस के विद्यार्थियों के लिए भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जरूरी है, पर ध्यान रखना है इसको यहाँ पर। इसीलिए हम इन विद्यालय या जो भी और शासक है, इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे, और किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना की तरफ नहीं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना, और जहां पर मैं बता दूं कि इसको आपको याद करना, उसको जरूर आप याद करें। ठीक है, तो द्वितीय चोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? पर केसरी की उपाधि। ठीक है, पर केसरी की उपाधि। आगे इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, अन्य महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन की क्या थी भाई? महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन की क्या थी? देखिए, इनकी राजधानी क्या थी? पहले इनकी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी उर्रैयूर। अब इन्होंने किया क्या? विजयालय ने क्या किया? पांड्य शासक पर आक्रमण कर दिया और पांड्य शासकों से तंजौर को छीन लिया। किससे? पांड्य शासकों से। तो यहां पर पांड्य शासकों से, पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर, तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, अभी एक राजधानी और बनेगी इनकी आगे चलकर, गंगई कोंडचोलपुरम। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तंजौर इनकी दूसरी राजधानी बनी, यानी कि उर्रैयूर पहली राजधानी, उसके बाद तंजौर इनकी दूसरी राजधानी बनी। तो यहां पर यह प्रश्न बनता है कि विजयालय के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो आप यहां पर देखेंगे कि विजयालय के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटना राजधानी परिवर्तन था। उर्रैयूर के स्थान पर तंजौर राजधानी बना, तंजौर राजधानी बना। तंजौर को इन्होंने किससे छीना था? पांड्य शासकों से छीना था। उपाधि इन्होंने कौन सी धारण की थी? इन्होंने उपाधि धारण की पर केसरी की। इन्हें द्वितीय चोल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इनका शासनकाल 850 से 871 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बात अगर इनके पुत्र की करें, इनका पुत्र कौन था, तो उस पर भी पॉइंट आउट कर लें। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम इनका पुत्र था। कहा जाता है कि विजयालय के बाद आदित्य प्रथम जो है शासक बनता है। आइए अब आदित्य प्रथम के बारे में बात कर ले। मैं आपको बार बार इसलिए इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं कि सारी पॉइंट, सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। चोलों से निरंतर प्रश्न आपकी परीक्षा में बना है और आगामी भी बनता रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। चलिए हम लोग आदित्य प्रथम के बारे में बात करें। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से पहले आप पॉइंट आउट कर लें और उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए, शासनकाल जो ना याद करें तो भी काम चल जाएगा। शासनकाल 871 ईस्वी से लेकर के 907 ईस्वी तक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उपाधि इनकी क्या थी? इनकी उपाधि कोदंड राम, कोदंड राम। इनकी उपाधि कोदंड राम थी। और इसके अलावा इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। तो देखो लो हीरो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनसे कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछने वाला है, बस इनकी उपाधि आप याद कर लेना। क्योंकि जब कभी भी चोल शासकों के एक तरफ नाम दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उपाधि दी जाएगी, तो यहां से यह प्रश्न बन सकता है, बाकी कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा आदित्य प्रथम के शासनकाल से, ध्यान रखना है। तो आदित्य प्रथम के शासनकाल से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि इनकी उपाधि क्या थी।
जहां इनसे पहले इनके पिता विजयालय की उपाधि पर केसरी थी, वहीं पर आदित्य प्रथम की उपाधि कोदंड राम थी। और इनके पुत्र के रूप में किसको जाना गया? परांतक प्रथम। आइए परांतक प्रथम की बात करें। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। अब अगर आप कहानी सुनने के मूड में बैठे हो तो बेशक आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, और अगर आप इस भाव से बैठे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो बैठे रहिएगा। परांतक प्रथम शासनकाल, यह महत्वपूर्ण शासक है। शासनकाल 907 ईस्वी से लेकर के 953 ईस्वी तक। उपाधि मदुरई कोंड, मदुरई कोंड, ठीक है। परांतक प्रथम की उपाधि मदुरई कोंड, ठीक है। शासनकाल 907 से 953 ईस्वी। और आप यहां पर देखेंगे कि इनकी भी उपाधि से लेकर के परीक्षा में प्रश्न बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, चोल साम्राज्य के अंतर्गत चोल प्रशासन और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी यहाँ पर शासकों का एक संक्षिप्त परिचय आपको कराया जा रहा है, और परिचय में ये कराया जा रहा है कि इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी और कौन सी महत्वपूर्ण घटना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मदुरई कोंड इन्होंने उपाधि धारण की परांतक प्रथम ने। कहा जाता है कि परांतक प्रथम के बाद आप देखेंगे जो अगले शासक हुए उनमें से 3-4 शासक ऐसे थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी उनके नाम को लिखता हूं। इसके बाद एक शासक होगा परांतक के नाम से, एक और शासक होगा परांतक के नाम से, परांतक द्वितीय। वह परम पराक्रमी शासक के रूप में जाना जाएगा। तो हम अभी परांतक द्वितीय के बारे में बात करें, मैं यहां पर बता दूं कि इसके बाद के शासक, इसके बाद के शासक जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें आप देखेंगे मुंड्रादित्य। मुंड्रादित्य की बात जो है, मुंड्रादित्य की बात आप देखेंगे परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय, इनको आप बॉक्स में कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। परांतक द्वितीय, परांतक द्वितीय के बाद आप देखेंगे उत्तम चोल। उत्तम चोल, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इनमें से परांतक द्वितीय है। आइए परांतक द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। परांतक द्वितीय, परांतक द्वितीय, शासनकाल परांतक द्वितीय का 956 ईस्वी से लेकर के शासनकाल 956 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक, 973 ईस्वी तक। उपाधि इन्होंने क्या धारण की थी? सुंदर चोल। सुंदर चोल की उपाधि। महत्वपूर्ण घटना क्या है इनके जीवन में? महत्वपूर्ण घटना, इन्होंने क्या किया था कि पांड्यों को, जो पांड्य शासक थे, उनको बुरी तरीके से पराजित किया था। तो चेबूर एक जगह है, चेबूर के मैदान में परांतक द्वितीय ने उस समय के अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक पांड्य शासकों को चेबूर के युद्ध में पराजित किया था। इस पॉइंट को आप यहां पर लिख लीजिए कि इन्होंने इन्होंने पांड्य शासकों को चेबूर के युद्ध में पराजित किया। किसके युद्ध में पराजित किया था भाई? चेबूर के युद्ध में इन्होंने पराजित किया। चलिए, इसके बाद अगला शासक बनेगा, परांतक द्वितीय के बाद अगला शासक राजा राज प्रथम।
आइए राजा राज प्रथम के बारे में बात करें। यह इस वंश का अभी तक के शासकों में सबसे महान होगा। राजा राज प्रथम, राजा राज, राजा राज प्रथम। शासनकाल, राजा राज प्रथम का शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर के 1014 तक। इन्होंने उपाधि क्या क्या धारण की, जरा इसको देखिएगा। इनकी उपाधि जबरदस्त तरीके से है। पहला, शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर। दूसरा महत्वपूर्ण उपाधि, बहुत महत्वपूर्ण है, मुरलीधर, मुरलीधर। तीसरा लिखिएगा, कांडलूर सालई कलमरूथ। क्या नाम है? कांडलूर सलई कलमरूथ। इसके अलावा और भी है, अरिमोली बर्मन भी इन्हें कहा जाता है। अरिमोली बर्मन, इनका एक अन्य नाम है अरिमोली बर्मन, अरिमोली बर्मन। लेकिन ये जो उपाधि है, यहां से अगर महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करें तो आप यहां पर देखिएगा इस चीज को लेकर के कि यह भगवान शंकर का परम भक्त था, इसीलिए इनको शिवपाद शेखर भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने मुरलीधर की भी उपाधि धारण की थी, मुरलीधर की भी उपाधि धारण की थी। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कौन सा शासक था जिसने मुरलीधर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों को लगता है कि ये सब भगवान शंकर के उपासक थे, ये मुरलीधर की उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, राज राज प्रथम से अरिमोल वर्मन के नाम से जाना जाता है, ने मुरलीधर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसने परांतक प्रथम की लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। जो परांतक प्रथम शासक था उसने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था, और इसने भी परांतक प्रथम के ही आदर्शों पर चला और लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। अच्छा, आप में से विद्यार्थी मुझे बताएं, हालांकि भी मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था? जल्द से जल्द मुझे आंसर लिख करके आप लोग बताइए, जब तक मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं। इसने, बताएं मुझे, इसने परांतक प्रथम की रक्त एवं लौह नीति का पालन किया। और इसकी उपाधि से जरूर प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जी हां, आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जी हां, बिल्कुल। सल्तनत काल का कौन सा शासक था इसने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि परांतक प्रथम और राज राज प्रथम, इसको अरिमोली बर्मन के नाम से जाना जाता है। इसने जो है इस प्रकार की नीतियों का पालन किया। इसके विजय के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके विजयों की अगर चर्चा नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। विजयों की अगर हम बात करें तो इसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की? उत्तरी श्रीलंका पर, उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। और यहां पर राजधानी, जो राजधानी थी उत्तरी श्रीलंका की, मैं यहां पर पॉइंट आउट कर लूं, अनुराधापुर के स्थान पर इसने राजधानी बनाया था पोल। नाम भी बहुत गजब है भाई दक्षिण भारत का, पोलरुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं जयनाथ मंडल, जयनाथ मंडल। और किसके स्थान पर बनाया था? अनुराधापुर के स्थान पर। तो उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी किसने भाई? राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये भी बताएंगे एक लिस्ट बना करके कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले कौन कौन से भारतीय शासक हैं।
विशेष करके दक्षिण भारत की संस्कृति नाम का उल्लेख आप जरूर करें। और क्या राजराज प्रथम से पहले श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था किसी शासक ने? और अगर किया था तो उसके नाम को भी मुझे बताएं। मुझसे मत पूछा करिए, आप लोग खुद प्रयास करिए। आप लोग खुद प्रयास करके मुझे बताइए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, इससे पहले के शासक श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब भगवान श्री राम की बात मत करना, इधर की बात करना, जब इतिहास जिससे पढ़ रहे हैं आप जहां से, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से शासक थे। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। इसके बाद ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनकी उपाधि से प्रश्न बनते हैं। उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, इसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर इन्होंने पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया, अनुराधापुर के स्थान पर। और उत्तरी श्रीलंका को इन्होंने मुंडी चोल मंडलम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मुंडी चोल मंडलम। क्या बात है भाई, नाम भी इनका बहुत अजीबोगरीब रहता है। मुंडी चोल मंडलम, मुंडी चोल मंडलम। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट शासक की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग सुना होगा। हालांकि जब हम लोग कला संस्कृति के बारे में परिचर्चा करेंगे तो उस टाइम वहां पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन इन्हीं के शासन काल में आप देखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया गया। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर कहां बना? तंजौर में बना। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। इसके बारे में हम आपसे अलग से बात करेंगे, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के बारे में। इसके बाद अच्छा, इनका पुत्र, राजराज प्रथम का पुत्र कौन होता है? कौन बताएगा भाई? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। इनके पुत्र के रूप में राजेंद्र प्रथम को याद किया जाता है। आइए राजेंद्र प्रथम की तरफ चलते हैं। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। शासनकाल 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो यहां पर इनके अभियान को देख लीजिए। इनके अभियान से प्रश्न बनता ही बनता है। इन्होंने गंगा नदी घाटी पर विजय प्राप्त की, गंगा नदी घाटी पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा इन्होंने बंगाल पर विजय की, ठीक है। कहा जाता है कि जब ये गंगा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की तो उसकी खुशी में इन्होंने एक उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की? गंगई कोंड चोल की, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। ये उपाधि गंगा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने जो है धारण की। इसके अलावा इन्होंने एक मतलब इसकी स्मृति में, इस विजय की स्मृति में एक नए नगर का निर्माण करवाया, एक नए नगर को बसाया। उस नए नगर को गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, जिसकी याद में इन्होंने गंगई गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, एक नया नगर। और इसको राजधानी का दर्जा दिया, राजधानी का। अब देखिए दो बातें आप देखेंगे, उरैयूर, तंजौर और गंगई कोंड चोलपुरम, ये तीन महत्वपूर्ण नगर राजधानी के रूप में जो है गौरवान्वित हो चुके हैं। आपको इससे पहले हमने आपको बताया था, आप यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि विजयालय के समय में था क्या, कि विजयालय ने उरैयूर के स्थान पर तंजौर को राजधानी बनाया। किसके स्थान पर? उरैयूर के स्थान पर विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाया। पहला पॉइंट जो। इसके बाद आप देखिए किससे छीना था? पांड्यों से। इसके बाद अब देखिए कहानी यहां पर बनती है और राजेंद्र प्रथम ने अब
गंगईकोंडचोलपुरम नामक नगर स्थापित करके यहाँ अपनी राजधानी यानी कि चोलों की राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में बसाया बनाया। ठीक है, इसके बाद आइए और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, इनकी विजय क्या है महत्वपूर्ण बिंदु में, या महत्वपूर्ण विजय, महत्वपूर्ण विजय, महत्वपूर्ण विजय में है कि यह भी अपने पिता की भांति बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और इनके समय में कहा जाता है कि लगभग आप इस चीज को देखेंगे कि चोलों का जो सबसे अधिक एक कह सकते हैं कि ताकत स्थापित हुआ, ठीक है, वह इन्हीं के समय में हुआ। और इन्होंने, अब आप देख रहे हैं गंगा नदी घाटी, कलिंग, बंगाल, मतलब कि यह अब इन क्षेत्रों से निकल करके बंगाल वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पर सब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती। हालांकि बंगाल वगैरह पर शासन नहीं करते हैं, लेकिन अपना जो है धाक जमाने के लिए वहां पर अभियान जरूर करते हैं। तो कोई एक महत्वपूर्ण विजय के बारे में बात नहीं करनी, बस इतना समझ लेना है कि इनके समय में जो है कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध हुए और इस पर इन्होंने अपनी वर्चस्व को कायम किया। इसके बाद राजाधिराज प्रथम अगले शासक बनेंगे। चलिए, राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम, ये इनकी पुत्र होते हैं। पुत्र कौन होता है? राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज राजाधिराज प्रथम से कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देना है, जैसे शासनकाल इनका, शासनकाल 1044 ईस्वी से लेकर के 1052 तक, पहला पॉइंट। दूसरा, उपाधि इन्होंने क्या धारण की? इनकी उपाधि विजय राजेंद्र, विजय राजेंद्र, इनकी उपाधि विजय राजेंद्र। ठीक है, इनके एक भाई थे जिनका नाम था राजेंद्र देव द्वितीय, भाई थे राजेंद्र देव, राजेंद्र देव द्वितीय। ठीक है, तो राजेंद्र देव द्वितीय, इनके एक भाई थे जिन्होंने उपाधि धारण की थी। राजेंद्र देव द्वितीय ने उपाधि धारण की थी प्रकेसरी की, प्रकेसरी की। खैर, इनसे राजेंद्र देव द्वितीय से बहुत अधिक कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए यहां पर आप इसको बस इतना ध्यान देंगे। ठीक है, राजाधिराज प्रथम, शासनकाल 1044-1052 ईस्वी, इनकी उपाधि थी विजय राजेंद्र। इनके एक भाई थे राजेंद्र देव द्वितीय जिन्होंने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि इसके बाद वीर राजेंद्र शासक बने। यह भी कहा जाता है कि इनके भाई ही थे, तो इसके बाद वीर राजेंद्र शासक बनते हैं। वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र के बारे में भी आप यहीं पर पॉइंट आउट कर लें। 1064 ईस्वी से लेकर के आप देखेंगे 1070 तक। अब यानी कि यहाँ पर ये जो है 1052 से लेकर के इनका शासनकाल हो जाएगा 1064 तक। ठीक है, और इनका 1064 से 1070 तक शासनकाल हो जाएगा वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर जो है एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बस इतना पॉइंट आप लिखिए, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद का जो शासक होगा उसके समय में पहली जनरेशन का पतन हो जाएगा, इसका नाम है अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र। अब यहां से कायर शासक शुरू हो जाएंगे। कायर शासक क्या, ये कायर शासक प्रारंभ हो ही चुके हैं, और ये शाही चोल साम्राज्य के रूप में जो कहा जाता है कि एक न एक जनरेशन का जो लगातार चलता रहा था, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानी चल रही थी, और उसमें ये कमजोर शासक साबित होंगे। एक राजवंश में, जनरेशन एक राजवंश में आप देखेंगे। तो अधिराजेंद्र, इनका शासनकाल 1070 ईस्वी में ये शासन सत्ता पर आसीन होते हैं, और कहा जाता है कि इनकी हत्या भीड़ द्वारा कर दी जाती है। इनकी हत्या
भीड़ द्वारा कर दी गई। और इस तरह से आप देखेंगे कि पहला पड़ाव समाप्त हो जाएगा शाही चोलों का। ठीक है, शाही चोलों का पहला पड़ाव समाप्त। ठीक है, और फिर चोल साम्राज्य पर जो अगला राजवंश होगा चोलों का ही होगा, लेकिन चोल चालुक्य के रूप में जाना जाएगा। चोल चालुक्य वंश। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं यहाँ तक, इसको आप ध्यान से याद करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो शेष बचे हुए शासक हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर लेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का मतलब सेगमेंट जहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो सबसे अधिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे चोलकालीन प्रशासन, वह है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब फैक्टों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक्स।